वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? वॉल्यूम बढ़वा। मुकुल वॉइस चेक कर बेटा, वॉइस क्लियर आ रही है? बाकी बच्चे भी बेटा वॉइस जरा चेक कर लें, वॉइस क्लियर आ रही है? सेस बंद है क्या? मेरे पे सेस के मैसेज नहीं आ रहे हैं बेटा। बाकी ये जो बच्चे हैं आशी, चैतन्य, पार्थ, उत्कर्ष, आप सब बच्चों को बेटा वॉइस आ रही है? जरा वॉइस एक बार के लिए मेरे को बताएं, चैट पे जरा फटाफट से बताओ। हाँ, इनका सेस ना थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करो। फॉन्ट फॉन्ट बड़ा, फॉन्ट बड़ा। बढ़िया बेटा। मुझे होमवर्क जो है चैतन्य का होमवर्क मेरे पास आया है, उत्कर्ष का होमवर्क मेरे पास आया है। आशी आपका होमवर्क नहीं आया मेरे पास, क्यों बेटे? होमवर्क करा नहीं? पार्थ होमवर्क नहीं आया बेटा मेरे पास आपका, होमवर्क क्यों नहीं करा? या करा है तो भेजा क्यों नहीं? होमवर्क बेटा डेली क्लासेस के अंदर आपने भेजना है, क्योंकि उससे पता चलता है कि घर के अंदर क्या काम हो रहा है, कहाँ पे गड़बड़ हुई है, ताकि मैं उस चीज को यहाँ पे करवा सकूं। ठीक है? तो अगर आपने पिछली क्लास का होमवर्क नहीं भेजा है, मुझे अभी क्लास के बाद आप भेजोगे, और हर क्लास का होमवर्क आपने भेजना है। ठीक है? चलिए, आज वाली क्लास हम लोग अपनी जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दें, आज वाली क्लास को स्टार्ट करेंगे। मैंने आई थिंक उत्कर्ष के होमवर्क में मैंने शायद चेक करा। उत्कर्ष बेटे, हमें क्वेश्चन लिखने नहीं है बेटा। आपने ना शायद क्वेश्चंस भी नोट कर दिए हैं। हमें क्वेश्चंस नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्वेश्चन बिना नोट करे डायरेक्ट अपने जो आंसर्स है बेटा सीधा वो लिखेंगे। ठीक है? सो नो नीड टू राइट क्वेश्चंस, नो नीड टू राइट क्वेश्चंस। हमें कोई भी क्वेश्चंस नोट नहीं करने, डायरेक्टली आपने जो आंसर है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है? मुझे जरा फटाफट से बताएं, पिछली क्लास में मैंने आपको कितने क्वेश्चन होमवर्क दिए थे? आई थिंक आपके पास एक हैंडआउट आया होगा, और बुक के भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए होंगे। मुझे बताएं, क्या वो क्वेश्चंस आपके पास आए थे? एक हैंडआउट आया होगा और एक बुक के कुछ क्वेश्चंस। राहुल हैंडआउट भेजा था? हैंडआउट नहीं भेजा है? हैंडआउट भेजना चाहिए। हैंडआउट 1 था आई थिंक, हैंडआउट नंबर 1। बेटा चेक करना, ये हैंडआउट आपकी स्क्रीन के ऊपर जो मैंने दिया है, क्या ये आया था आपके ग्रुप्स के ऊपर? ये हैंडआउट आया था? हाँ तानिया बेटे बताओ। हाँ, नहीं बेटा, बुक के क्वेश्चन भी आए होंगे, हैंडआउट दोनों आए होंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हैंडआउट नहीं आया था तो आज आ जाएगा। मेरे ख्याल से सर्वर 1 वाले बच्चों के ग्रुप के ऊपर गया है, दोनों क्वेश्चंस आए होंगे बेटा। ठीक है? नहीं आया तो आज आपके पास आ जाएगा, फिक्र ना करें। चलें, आज वाली क्लास को हम चालू कर रहे हैं, फिर मैं इसको आपको डिस्कस भी करवाता हूं। आइए चेक करें। आज वाली क्लास को चालू करेंगे और कुछ क्वेश्चन अपने और भी डिस्कस करेंगे। बेटा जी, सबसे पहले मैं आपको एक दो एंट्रीज यहां पे बता रहा हूं, पहले आप उसको नोट करेंगे और फिर मेरे साथ आगे चलेंगे। लिखें, लिखें, नोट डाल के लिखे, नोट डाल के। इफ गुड्स आर सोल्ड, हाँ चैप्टर आपका बेटा अभी वही चल रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन ही चल रहा है। मुकुल बेटे, चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो जनाब, इफ गुड्स आर सोल्ड एट प्रॉफिट और लॉस, कभी कभार हम अपने गुड्स को बेचते हैं प्रॉफिट पे या लॉस पे, तो इनकी एंट्रीज को कैसे पास किया जाएगा? तो इसके लिए आप लिख लीजिए, गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, तो गुड्स माइनस होंगे, लेकिन माइनस कॉस्ट प्राइस होगा। मतलब जितने के गुड्स थे वो माइनस करने। पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा नहीं आया तो चेक आएगा, चेक यानी कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो आएगा। और मान लीजिए पैसा आना बाकी है, तो फिर हम एंट्री डालेंगे डेटर्स में। ध्यान रखना बेटा, पैसा आया तो कैश में डालो, चेक आया तो बैंक में डालो, और चेक भी नहीं आया, पैसा भी नहीं आया, आना बाकी है। डेटर्स को हम कब लिखते हैं? जब आना बाकी हो, मतलब उधार पे बेचा है आपने, आना बाकी है, तो आएगा डेटर्स में।
तो इनको प्लस करेंगे और यहां पे वैल्यू डालेंगे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। और मेरे बच्चे अगर आपको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट से आपकी कैपिटल हो जाएगी प्लस, और अगर आपको लॉस होता है तो लॉस से कैपिटल हो जाएगी माइनस। ये इस एंट्री को करने का तरीका है, ठीक है। चलिए जरा मैं आपको दिखा देता हूं एग्जांपल के रूप में। सपोज करिए आपसे कहा जाए गुड्स सोल्ड फॉर ₹18,000 और ब्रैकेट में दे दिया जाए कॉस्ट प्राइस ₹15,000। सब बच्चे जरा ध्यान से देखें बेटा, मुकुल, तान्या, आशी, चैतन्या, चीनू, पार्थ, उत्कर्ष, रजनी, सोनिया, वैभवी, बेटा ध्यान से देखेंगे। मैंने आपसे कहा है गुड्स सोल्ड करे हैं 18,000 के, इनका कॉस्ट प्राइस 15,000 था। तो मेरी बात को समझें, गुड्स तो जा रहे हैं तो गुड्स में से 15,000 माइनस करेंगे, मतलब गुड्स जब भी जाए उसमें से हमेशा हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। अब मुझे बताएं पैसा आएगा, क्योंकि कुछ नहीं बोला तो हम मान के चलते हैं कि पैसे पे बिके, पैसा आएगा। बताएं कितना पैसा आएगा? 18,000। 18,000 यानी सेलिंग प्राइस आएगा। गुड्स चले गए, पैसा आ गया। क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर 15,000 वाली चीज 18,000 में जा रही है तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? फटाफट से बताएं। 15,000 वाली चीज आपकी चली गई, कितने में चली गई बेटा? 18,000 में चली गई। तो क्या इस केस के अंदर मुझे प्रॉफिट हो रहा है या इस केस के अंदर मुझे लॉस हो रहा है? फटाफट से बताएं। सर प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 3,000 का, तो प्लस कर देंगे 3,000। बताएं क्या आपको ये एग्जांपल समझ में आया कि नहीं? ये बहुत जगह पे आएगा बेटा, ठीक है। अगर कभी भी ऐसा आ जाता है तो ध्यान रखना, जो चीज जा रही है उसमें कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, जो चीज आ रही है उसमें सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे, सेलिंग प्राइस प्लस करेंगे, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल प्लस, लॉस हो रहा है तो कैपिटल माइनस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं इस क्वेश्चन के आगे लिख देता बाय चेक, तो बताओ क्वेश्चन में क्या चेंज होता? सब बच्चे बताएं। अगर इस क्वेश्चन के आगे लिख दिया जाता बाय चेक, तो इस क्वेश्चन में क्या चेंज हो जाता? अभी भी 15 वाले गुड्स 18,000 में जा रहे हैं, लेकिन अब की बार जो पैसा आ रहा है वो पैसे के रूप में नहीं आ रहा, पैसा चेक के रूप में आ रहा है। तो मुझे बताइए चेंज क्या होगा? उत्कर्ष कह रहा है सर कैश की जगह चेक आ जाएगा। उत्कर्ष बेटे चेक नहीं आएगा, कैश की जगह पे बैंक आ जाएगा। चेक नहीं, क्या आएगा? बैंक आएगा। तो जो पैसा हमारे पास कैश में आना चाहिए था वो अब किस में आ गया? बैंक में आ गया। सबको बात समझ में आई? मुझे बताएं अगर यहां पे मैं चेक भी नहीं लिखता, मैं चेक भी नहीं लिखता, मैं लिख देता गुड्स सोल्ड करे 18,000 के, कॉस्ट प्राइस 15, और आगे मैं लिख देता टू विक्रम। आपको याद है मैंने बताया था कि जब भी बेटा किसी आदमी का नाम आ जाता है, नाम, तो वो क्या सिंबलाइज करता है? वो सिंबलाइज करता है उधार। जब भी किसी आदमी का नाम आ जाता है वो क्या सिंबलाइज करता है? उधार। इसका मतलब हमने 15 वाले गुड्स 18 में बेचे तो हैं, लेकिन पैसा अभी तक आया नहीं है, आना बाकी है। अब बताओ क्वेश्चन में क्या चेंज हो जाता? सारे बच्चे कोशिश कर रहे हो, मुझे बताएं। आशी आपके जवाब नहीं आ रहे बेटा मेरे पास, फटाफट से बताएं। अगर अब मैं यहां पे लिख देता कि भाई विक्रम को माल बेचा है तो पैसा आया नहीं है, चेक आया नहीं है, तो उधार के केस के अंदर हमें क्या करना चाहिए? मुकुल ने बता दिया। मुकुल कह रहा है सर जी ना तो कैश लिखेंगे ना बैंक लिखेंगे, बल्कि इनकी जगह पे लिख देंगे डेटर्स। जब पैसा आना बाकी होता है, ध्यान से सुने, जब पैसा आना बाकी है तो हम कैश बैंक की जगह पे किस में एंट्री पास करेंगे? डेटर्स। डेटर्स का मतलब यह है कि अभी तक पैसा आया नहीं है, पैसा फ्यूचर में आए। बताएं क्या ये कंसीडरेशन आपको समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? हाँ भाई पार्थ बेटा क्लियर है या नहीं? क्लियर है? ये आपका नोट नंबर 1 है, ठीक है। ये आपका नोट नंबर 1 है। तो मैं इसके अंदर, क्योंकि अभी तक मैंने इसके अंदर कैश वाली ट्रांजेक्शन बताई है, तो मैं ये सब हटा के यहाँ पे इसकी जगह पे कैश ही लिख रहा हूँ। बिकॉज हमने कैश वाली ट्रांजेक्शन करी है तो मैं कैश लिख रहा हूँ। वो खाली मैंने समझाने के लिए आपको बताया, ठीक है। ये था आज का आपका नोट नंबर 1। दिस वॉज नोट नंबर 1। अब मैं चल रहा हूं आपके साथ आज के नोट नंबर 2 पे। नोट नंबर 2, सर ये लिखना है? हाँ बेटा बिल्कुल लिखना है ये। नोट नंबर 2, इफ 2 transactions are given combined, then try to solve them separately। आपसे कहा जा रहा है बेटे अगर कोई 2 ट्रांजेक्शन आपको कंबाइन दे दी जाए। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 ट्रांजेक्शन कंबाइन दे दी जाए? अभी बताऊंगा।
तो आपने कोशिश करनी है कि आप उनको सेपरेटली सॉल्व करो, मतलब आप ये कोशिश करो कि वो किसी तरह से अलग अलग सॉल्व हो जाए। अगर वो अलग अलग सॉल्व हो जाती है तो मजे हैं, अगर वो अलग अलग सॉल्व नहीं हो पाती देन समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूं, एग्जाम्पल देखें। मैंने आपसे कहा परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड फॉर क्रेडिट ₹30,000। क्या आपको बात समझ में आई? जनाब हमने गुड्स परचेज करे हैं, किस पे? कैश पे परचेज करे 20,000 के, और क्रेडिट, क्रेडिट मतलब जिनको नहीं पता उसका मतलब है उधार, उधार पे परचेज करे 30,000 के। क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये दो ट्रांजेक्शन उसमें साथ में मिला के दे दी। अब अगर इसने दो ट्रांजेक्शन साथ में मिला के दे दी है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको अलग अलग करूं, वो ज्यादा इजी है। कैसे अलग अलग करें? सर हमने गुड्स परचेज करे, कैश पे कितने परचेज करे? 20, तो 20,000 के गुड्स आ गए और कैश 20,000 का चला गया। पहले मुझे ये बताएं क्या इतना पार्ट क्लियर है? अगर मैं गुड्स परचेज करता हूं कैश पे तो जनाब गुड्स आ गए और कैश अपने पास क्या हो गया? चला गया। पहले इतनी बात बताएं, क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं? फटाफट से बताएं। राइट। अब हमने गुड्स और भी परचेज करे हैं 30,000 के, तो लो बेटे 30,000 के गुड्स और भी आ गए, लेकिन 30,000 के गुड्स उधार पर आए हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो, अगर मैंने उधार पे माल परचेज करा तो माल तो आ गया, मतलब गुड्स तो आ गया, पर पैसा नहीं गया, तो बताओ दूसरा इफेक्ट क्या होगा? सब बच्चे सोच के बताएं, दूसरा इफेक्ट क्या होगा? सर लाइबिलिटीज में आना चाहिए क्योंकि हमारा कर्जा बढ़ जाएगा, तो लो बेटे कर्जा बढ़ गया। अगर आप ध्यान से देखें, हाँ लाइबिलिटी में बच्चे कह रहे हैं सर क्रेडिटर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्रेडिटर ऐसे लाइबिलिटी में ब्रैकेट डाल के आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आप मेरी बात को अगर समझेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने अपनी ट्रांजेक्शन को दो पार्ट में तोड़ के करा। मैंने पहले ये दिखा दिया कि गुड्स कैश पे कितने आए, फिर मैंने ये दिखा दिया गुड्स आपके पास लाइबिलिटी पे कितने आए, मतलब उधार पे कितने आए। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, या फिर आप ऐसा नहीं करना चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे? सर हमने टोटल गुड्स 50,000 के परचेज करे, पेमेंट हमने करी 20,000 की, 30,000 पेमेंट करना बाकी है, तो वो मैंने दिखा दिया लाइबिलिटी। मुझे बताओ आपको डायरेक्ट ज्यादा पसंद आ रहा है या आपको अलग अलग ज्यादा पसंद आ रहा है? ज्यादा बेटर कौन सा लग रहा है? कि क्या आप अपने पेपर में डायरेक्ट करना पसंद करोगे, मतलब दोनों एंट्री को एक साथ करना पसंद करोगे, या फिर आप दोनों को अलग अलग करना पसंद करोगे? मैं बता दूं ये दोनों ट्रीटमेंट पेपर में वैलिड है। आपको जोन सा पसंद आता है आप उससे करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरा काम समझाना है, मैंने आपको समझाया है। आपको दोनों में से जोन सा पसंद है आप वो कर सकते हैं। सर डायरेक्ट वाला फिर से बताना। बेटा गुड्स अपने पास जो है 20 के आए, 30 के आए, टोटल कितने आए? 50। पेमेंट हमने करी सिर्फ कितनी है? 20 की। लो 20 की पेमेंट हो गई, और जो 30 पेमेंट अभी करनी बाकी है वो मैंने लाइबिलिटी में दिखा दी। बताएं क्लियर है? हाँ सर अगर हम डायरेक्ट कर दें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आप डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, आप डायरेक्ट नहीं करना चाहो अलग अलग करना चाहो अलग अलग कर दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने बस आपको यहाँ पे लिखवाया ट्राई टू सॉल्व, मैंने कंपल्सरी तोड़ना बोला है कि हमेशा अलग ही करना। मैंने कहा ट्राई टू सॉल्व, अगर आपसे नहीं होता तो अलग अलग करके देख लो। बताएं दोनों नोट आपको क्लियर है या नहीं? शाबाश सारे बच्चे बताएं, क्या दोनों नोट्स आपको क्लियर है? दोनों नोट्स क्लियर है बेटा? चले हम एक बुक का सवाल करने जा रहे हैं, हम एक बुक का सवाल करने जा रहे हैं, और देखें बुक का सवाल आपने कैसे करना है। आइए सब बच्चे मेरे साथ साथ स्क्रीन पे ध्यान देंगे, और मैं चाहता हूं आप मेरे साथ साथ ये बुक का सवाल करें पूरी प्रेजेंटेशन के साथ। मेरे को चाहिए हर एक बच्चा यहाँ पे प्रेजेंटेशन के साथ सवाल करे और पहली बारी में ही आंसर को सही निकाले। मैं भी करूंगा आप भी करोगे। दिखाओ भी जरा स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाओ, बताओ जी कौन सा क्वेश्चन करवाएं आपको? मेरे हिसाब से क्वेश्चन सही रहेगा, आ जाओ जी क्वेश्चन कर लेते हैं हम। कौन सा क्वेश्चन करें? फोर्थ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था क्या? फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन बेटा मैंने होमवर्क में दिया था, बताना जरा मेरे को। सेकंड क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। हाँ बच्चे कह रहे हैं फोर्थ भी दे दिया था सेकंड भी दे दिया था। अच्छा फोर्थ सेकंड दोनों दे दिए थे क्या? चलो आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन हम करते हैं। मुझे बताएं क्या आप सब बच्चों को पांचवा क्वेश्चन नजर आ रहा है? पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, अरे ये कह रहा है फिफ्थ भी होमवर्क में दिया था। फिफ्थ कब होमवर्क में दे दिया भाई? मैंने तो तीन ही क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे।
चलो कोई बात नहीं, अगर आपने कर लिया बहुत बढ़िया, नहीं करा तो आओ ध्यान दें सारे बच्चे मेरे साथ साथ। पांचवा क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है जनाब अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दिखा दो इन ट्रांजेक्शन से। ठीक है, चलिए मुझे जरा बता दो, मोहन ने बिजनेस चालू करा कैश के साथ, इसका इंपैक्ट क्या होगा? कैश प्लस कैपिटल प्लस, मैं इसे पहले रफ में लिख लेता हूं, फिर मैं इसको पुट कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा हमने गुड्स परचेज करे कैश पे, तो बताओ क्या करना चाहिए? गुड्स परचेज करे, गुड्स आ जाएंगे, कैश चले जाए। इसके अलावा हमने गुड्स परचेज करे क्रेडिट पे, तो फिर से गुड्स आ जाएंगे, लेकिन अब की बार कैश जाने की बजाय लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अब की बार कैश नहीं जाएगा, अब की बार क्या हो जाएगा? लायबिलिटी बढ़ जाएगी। फोर्थ ट्रांजेक्शन में चाहता हूं आप बताएं, जरा बताएं फोर्थ ट्रांजेक्शन पे क्या होना चाहिए? सोल्ड करे गुड्स 10,000 वाले 12,000 में, 10 वाले गुड्स 12 में बिक गए, बता सकते हो? सर गुड्स में से माइनस करेंगे 10,000 क्योंकि कॉस्ट प्राइस है, बिके 12,000 में है तो कैश में प्लस करेंगे 12,000 क्योंकि सेलिंग प्राइस आएगा। और बताओ अगर 10 वाली चीज 12 में बिक रही है तो प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? सारे बच्चे बताएं। 10 वाली चीज 12 में बिक गई तो कैपिटल में जाके ऐड करना चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हो गया? 2,000। सर क्या हमेशा हमें प्रॉफिट ही दिया जाता है? नहीं जी, कभी कभार लॉस भी दे दिया जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, और देखें, फर्नीचर परचेज करा गया है क्रेडिट पे, पढ़े, फर्नीचर परचेज करा गया क्रेडिट पे, तो फर्नीचर आएगा और लायबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि उधार पे परचेज करा गया। ठीक है, कैश पे करा गया क्रेडिटर को। कोई बच्चा बता सकता है, अगर मैं अपने क्रेडिटर यानी लायबिलिटी को कैश पे करता हूं, मैं अपने कर्जों को कैश पे कर रहा हूं, तो बताएं इसका इफेक्ट क्या होगा? कोई बताना चाहेगा? किसी को आता है? क्रेडिटर को हमने जो है कैश पे कर दिया, क्रेडिटर को कैश पे कर दिया, बताएं क्या होना चाहिए? ना, किसी का जवाब नहीं आया मेरे पे अभी तक। सर कैश तो जाएगा, मुकुल कह रहा है कैश जाएगा। अच्छा, और बाकी बच्चे? उत्कर्ष कह रहा है लायबिलिटी भी चली जाएगी, तो बिल्कुल सही जवाब है, पैसा तो चले जाएगा और लायबिलिटी भी चली जाएगी क्योंकि कर्जों को पे करने से लायबिलिटी भी कम हो जाती है। लास्ट वाले पॉइंट पे आप स्टार मार्क करिए, इसको मैं अभी लेटर ऑन बताऊंगा क्योंकि अभी मैंने एक्सपेंसेस के बारे में कुछ बताया नहीं, तो इसके लिए हम चर्चा बाद में करेंगे। ठीक है, तो पांचवें क्वेश्चन को हम लोग जो है अपना पूरा खत्म कर देते हैं। मेरे साथ साथ करो जरा इसको, आओ लिखो अपनी कॉपीज के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, सबसे टॉप में अकाउंटिंग इक्वेशन। हाँ उत्कर्ष बेटे, क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस तरह से चालू करना, लिखना अकाउंटिंग इक्वेशन और सीधा बनाओ अपना फॉर्मेट और शुरू हो जाओ। ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी। पहली ट्रांजैक्शन थी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बेटा मैं ट्रांजैक्शन का नाम नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ नंबर डाल रहा हूं, आप लिख लेना। तो कैश प्लस होगा और कैपिटल प्लस होगा, तो चेक कर लो। बिजनेस चालू करा 50,000 के साथ, तो 50,000 से अगर बिजनेस चालू करा, कैश में जुड़ गए 50,000 और कैपिटल में भी जुड़ गए 50,000। ठीक है, सेकंड ट्रांजैक्शन था परचेज गुड्स फॉर कैश। जरा बताएं, गुड्स परचेज करे कैश पे 30,000 और अगला वाला है क्रेडिट पे परचेज करे 20,000, तो बेटा अगर गुड्स परचेज करे एक और एसेट आ जाएगा गुड्स। मुकुल कह रहा है सर गुड्स को स्टॉक लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। 20,000 के गुड्स आ गए और कैश 20,000 का चला गया। दो इक्वेशन होते ही हम नीचे आ जाएंगे, लिखेंगे न्यू इक्वेशन। हाँ एक बच्चा कह रहा है सर न्यू इक्वेशन लिखना जरूरी है क्या? बेटा न्यू इक्वेशन जरूरी है ही, लिखना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, उसके बिना काम नहीं बन पाएगा। ठीक है, न्यू इक्वेशन बहुत जरूरी है। आशी के एंड पे बेटा चेक करना, आशी के एंड पे, आशी के एंड पे। हाँ देखो जरा क्या दिक्कत आ रही है कुछ? सर्वर 1 में है आशी। दिखाना जरा। ठीक है मैं दिखाता हूं। हाँ अब देखो, अब कैश बचा हुआ है 30,000, गुड्स तो 20 के आ रखे हैं, कैपिटल 50,000 की उड़ गई। इसके बाद आपने फिर से गुड्स परचेज करे हैं, लेकिन अब की बार परचेज करें लायबिलिटी पे, तो गुड्स आ जाएंगे और लायबिलिटी बढ़ जाएगी।
गुड्स भी आ जाएंगे, लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। आशी बेटा बुक्स ना ध्यान में रखना, मतलब बुक्स निकाल के रख लो, बुक्स नहीं है तो जैसे मैं स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखाऊंगा वहां पे देखना। न्यू इक्वेशन, कैश अब 30 ही पड़ा है, गुड्स आज 50 के हो गए, कैपिटल 50 है, लायबिलिटी 30 की हो गई। ठीक है, फोर्थ एंट्री आपसे कह रहा था सोल्ड गुड्स की, ये मैंने आपको यहां पे दिखाया था, देख लें। गुड्स सोल्ड किए थे 10,000 वाले, कितने में? 12,000 में। तो बेटा 10,000 वाले गुड्स अगर 12,000 में बिक जाते हैं तो गुड्स अपने पास जो है उसमें से माइनस करेंगे 10,000। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं कॉस्ट प्राइस। पैसा कितना आएगा? 12,000, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं सेलिंग प्राइस। और अगर 10 की चीज 12 में बिक गई तो प्रॉफिट हो जाएगा 2,000 का, वो हम प्लस कर देंगे कैपिटल। सर प्रॉफिट को कैपिटल में क्यों प्लस करते हैं? बेटा बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है उससे बिजनेस की कैपिटल बढ़ती है, और बिजनेस में जो भी लॉस होता है उससे बिजनेस की कैपिटल कम हो जाती है। यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन, 42,000 कैश हो जाएगा, 40 के गुड्स बचे, 52,000 कैपिटल हो गई, और 30,000 का अपने पास जो है वो लायबिलिटी हो गई। आपने बताया था हर बार न्यू इक्वेशन मैच करनी चाहिए। हाँ जी, हर बार न्यू इक्वेशन मैच करनी चाहिए। एवरी टाइम जब आप नई इक्वेशन निकालोगे तो बेटा नई इक्वेशन आपकी सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आ रही है देन समथिंग इज रॉन्ग, आपने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करा है, अगर सेम नहीं आ रही तो। ठीक है, आ जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ, और भी था। कह रहा था फर्नीचर परचेज किया था, जरा पढ़ के बताना कितने का फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर परचेज किया था क्रेडिट पे, और फर्नीचर जो क्रेडिट पे परचेज किया आपने वो परचेज किया 15,000 का, सॉरी 2,000 का, 2,000 का फर्नीचर परचेज करा। मुझे बताओ क्या मैं फर्नीचर को गुड्स में ही दिखा दूं या अलग से दिखाना पड़ेगा? सब बच्चे बताएं, फर्नीचर को गुड्स में ही दिखा दें या अलग से दिखाना है? क्या फर्नीचर गुड्स में दिखाया जा सकता है? आप मेरी पीडीएफ साइड बाय साइड बनवाओ। नहीं बेटे, फर्नीचर गुड्स में नहीं दिखा सकते, फर्नीचर को अलग से ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि फर्नीचर और गुड्स दो अलग अलग बातें हैं, ये सेम चीज नहीं है बेटा। गुड्स का मतलब है वो चीज जो मैं दुकान में लेकर आया बेचने के लिए, और फर्नीचर का मतलब है वो चीज जो मेरे दुकान में यूज हो रही है। क्यों यूज हो रही है? जैसे चेयर, टेबल, तो फर्नीचर एक अलग आइटम है। अगर मैंने फर्नीचर परचेज करा तो 2,000 का फर्नीचर आ गया, और लाइबिलिटी भी 2,000 से बढ़ गई। ठीक है बेटा, फर्नीचर कभी भी एक साथ मत दिखा देना गुड्स के साथ, ये ध्यान रखना, अलग ही दिखाएंगे। अब 42 का कैश है, 40 के गुड्स है, 2 का फर्नीचर है, 52 का कैपिटल, और लाइबिलिटी भी हो गई 32। ठीक है, इसके बाद आपसे कह रहा था पेड कैश टू क्रेडिटर, छठी एंट्री थी पेड कैश टू क्रेडिटर। तो बेटा अगर कैश पे करा 15,000 कैश कम हो जाएगा, और लाइबिलिटी भी 15,000 से कम हो जाएगी, क्योंकि जो लाइबिलिटी आप पे कर रहे हो वो लाइबिलिटी अब आपकी खत्म हो जाएगी। मैंने यहाँ पे अभी लास्ट वाली एंट्री छुड़वा रखी है, तो मैं अपने क्वेश्चन को भी यहीं तक कर रहा हूं। मैंने लास्ट वाला पार्ट अभी आपको बताया नहीं, जब मैं उसको समझा दूंगा तब मैं इसको करूंगा। हाँ, 42 में से 15 क्या, ये आ जाएगा 27, ये 40, ये 2,000, ये 52, और ये 32 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे? 17 बचेंगे शायद। टोटल कर लो, ये आ जाएगा 69, और ये भी आ जाएगा 69। बताएं बेटा पांचवें क्वेश्चन में कोई दिक्कत, एनी डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? बताएं बेटा। हाँ आशी, पार्थ, उत्कर्ष, चीनू, मुकुल, तान्या, वैभवी, सोनिया, रजनी, कोई दिक्कत बेटा? नहीं बेटा, इसके अंदर बस एक ही चीज नहीं आई है अपनी, वो नया आइटम ये है कि अगर प्रॉफिट पे माल बेचा तो कैपिटल बढ़ जाएगी, और लॉस पे बेचा तो कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, हाँ फटाफट से देख लो, इसको नोट नहीं करा तो नोट कर लो, फिर मैं आपको अगले कंसेप्ट की तरफ लेके चलूंगा। नोट कर लें जरा इसको, फिर मैं आपको अगले कंसेप्ट पे ले चल रहा हूं। यार इसको ना क्लाउड पे भी सेव करवाइयो। हाँ शायद स्टेबल नहीं हो रहा है, पता नहीं कोई दिक्कत आ रही है, एक बार क्लाउड पे भी सेव करवा दे। नहीं स्टेबल नहीं है बेटा, स्टेबल नहीं है, क्लाउड पे सेव करवाइयो। हाँ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, रुक जा, एक बार देख लेता हूँ।
रुक जा मैं देख रहा हूं। नहीं, क्लाउड पे अभी तक आया नहीं है, एक बार देख ले। हाँ बेटा, जरा मुझे 2 सेकंड देना। हाँ, अभी 2 मिनट के अंदर मैं इसको आगे लेके चल रहा हूँ। 2 मिनट जरा मुझे दीजिए। ये सबको मिनिमाइज करवा जरा। हेलो 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 हेलो। बस सही है, दिखा दे। हाँ जी, सबने कर लिया बेटा, सबने कर लिया है। देखें, अभी तक आपने ये पढ़ा है कि एसेट्स का ट्रीटमेंट क्या है, कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या है, लायबिलिटी का ट्रीटमेंट क्या है। अभी तक आपने ये सब चीजें पढ़ी, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। मैं आपको खर्चों के बारे में बताने जा रहा हूं। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, कि खर्चों का क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। जिस प्रकार हमने एसेट्स का करा, जिस प्रकार हमने लायबिलिटीज का करा, कैपिटल का करा, अब हम खर्चों के बारे में बात कर रहे हैं कि खर्चों का ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सब बच्चे जरा ध्यान से देखना, यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बच्चे, एक्सपेंसेस को ना 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, मतलब इनका जो ट्रीटमेंट है वो 3 प्रकार से बांटा जाता है। ये 3 प्रकार क्या है? पहला केस है जनरल केस। जनरल केस जिसका एग्जाम्पल है, अगर मैं आपसे कहूं, एग्जाम्पल है, मान लीजिए मैंने सैलरी पे करी अपने इंप्लॉइज को, मैंने दुकान का रेंट पे करा, मैंने किसी आदमी को कोई कमीशन पे करी, तो ये सब मेरे खर्चे हैं। ठीक है, मैंने कोई सैलरी पे कर दी, कमीशन पे करा या कोई रेंट पे करा, ये सब मेरे खर्चे। तो जब भी मैं कोई खर्चा पे करता हूं, पहला ट्रीटमेंट होता है कि कैश तो जा रहा है, और दूसरा ट्रीटमेंट होता है कि कैपिटल जो अपने पास है वो भी जाती है। ऐसा क्यों? इसका रीजन समझिए। आपको पता है दुकान का गल्ला होता है, गल्ला वर्ड आप समझते हो तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं समझाऊं। बेटा, दुकान का जो गल्ला होता है, गल्ला क्या चीज है? गल्ला वो चीज है जहां पे दुकानदार अपने सारे पैसे रखता है। मान लीजिए आप मेरे रिसेप्शन पे आते हैं और आपने मेरी रिसेप्शन पे आके मुझे कोई फीस दी, तो मेरा वहां पे जो रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ है वो उस फीस को लेके एक जगह पे रखता है, देखा है, एक ड्रॉर में रखता है। उस ड्रॉर को हम नाम दे देते हैं गल्ला, हिंदी में उसको गल्ला कहते हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक्सपेंसेस का जो पहला केस है वो है जनरल केस। जनरल केस का मतलब क्या है कि अगर मैंने कोई एक्सपेंसेस पे कर दिए, मतलब मैंने कोई छोटे मोटे खर्चे पे कर दिए। बेटा, खर्चे कौन कौन से होते हैं? सैलरी होता है, रेंट होता है, कमीशन होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। मान लो टेलीफोन एक्सपेंस पे कर दिया, मान लो वाईफाई एक्सपेंस पे कर दिया, अन्य अन्य प्रकार के जो खर्चे हैं वो है। तो मैं जो भी खर्चा पे करता हूं उससे मेरा कैश तो चले जाता है, तो कैश माइनस हो जाएगा। और दूसरी बात, मैं वो खर्चा गल्ले में से पे करता हूं, मतलब मैं गल्ले में से पैसा निकालता हूं और उसको जाके पे करता हूं, तो उससे मेरी कैपिटल भी कम हो जाती है। सब बच्चे बताएं, क्या पहला केस समझ में आया कि नहीं आया? पहले इतनी बात बताएं। अगर आप कोई भी खर्चा पे करोगे, फिर चाहे आप सैलरी पे करो, फिर चाहे आप अपने वाईफाई का खर्चा पे करो,
फिर चाहे आप अपने रिपेयर्स का खर्चा पे करो, आप व्हाइट वॉश का खर्चा पे करो, कोई भी खर्चा पे करो, पैसा तो जाएगा जाएगा, तो पैसा माइनस कर दिया जाता है। और दूसरी बात, कैपिटल माइनस कर दी जाती है, जिसका कारण क्या है, हम ये मान के चलते हैं कि हमने खर्चा अपने गल्ले में से पे किया। गल्ला मतलब जहां मैं बिजनेस का पैसा रखता हूं वहां से मैंने पे किया, तो बिजनेस की कैपिटल भी कम हो जाए। बताएं क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं? सब बच्चे पहले इतनी चीज बताएं फटाफट से। हाँ बेटा, मेरे पास आज आप लोगों के मैसेज पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। आज आप सारे बच्चे लग रहा है कि एकदम चुप बैठे हैं। मेरे पे किसी बच्चे को मैसेज नहीं आ रहे, एक मुकुल को छोड़ के, एक रजनी को छोड़ के, बाकी सारे बच्चे ऑलमोस्ट चुप बैठे हैं। उत्कर्ष हल्के फुल्के मैसेज भेज रहा है, पार्थ हल्के फुल्के मैसेज भेज रहा है, आशीष चुप, चैतन्या चुप। हाँ वैभवी, वैभवी कोई जवाब ही नहीं आ रहा तेरा, क्या बात है? हाँ बेटा, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोग मेरे साथ हो तो फिर मैं बोलूंगा क्या, बताओ? मेरे को तो कुछ पता ही चलेगा ना। हाँ तो मैंने आपसे ये कहा है कि एक्सपेंसेस जो अपने पास हैं, छोटे मोटे खर्चे हैं, और इन खर्चों को पे करते टाइम पे पैसा चले जाएगा और आपकी कैपिटल भी कम हो जाती है। ठीक है, एक केस और भी होता है। अब देखें एक केस और क्या है, दूसरे केस का नाम है, दूसरे केस का नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ध्यान सुनना जरा बात को। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, इनका मतलब है एक्सपेंसेस येट टू बी पेड। ये मेरे वो खर्चे हैं जो मुझे आज भी पे करना बाकी है। ये मेरे वो खर्चे हैं जो मुझे आज भी पे करना बाकी है। जरा मुझे बताओ, अगर कोई खर्चा आज भी पे करना बाकी है, कोई खर्चा आज भी पे करना बाकी है, तो उससे मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ये कर्जा बढ़ जाएगा। भाई अगर कोई खर्चा पे करना बाकी है तो उससे लायबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों लायबिलिटी बढ़ेगी? क्योंकि वो एक प्रकार का कर्जा है। अगर कोई खर्चा पे करना बाकी है तो वो एक प्रकार का कर्ज है, और कर्ज से लायबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरी बात, ये पे करना बाकी है तो पैसा तो अभी तक गया नहीं, ठीक है, लेकिन कैपिटल अभी भी कम होगी। क्यों कम होगी? क्यों कम होगी? क्योंकि आज नहीं तो कल पैसा जब भी जाएगा गल्ले में से जाएगा। मतलब एक प्रकार का लॉस होना तय है कि फ्यूचर में पैसा जाना बाकी है। इसी वजह से हम लोग अपनी कैपिटल को भी कम करते हैं। तो अगर कोई खर्चा देना बाकी है, हम अपनी कैपिटल कम कर देंगे और अपनी लायबिलिटी को बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल इसलिए माइनस हो रही है कि आज नहीं तो कल गल्ले से पैसा जाना ही है, और लायबिलिटी इसलिए प्लस हो रही है क्योंकि कर्जा जो अपने पास है वो बढ़ गया। मान लीजिए आपने मेरे से ट्यूशन पढ़ा, अभी तक फीस नहीं दी, तो उस खर्चे को मैं डालूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मान लीजिए मैंने वाईफाई की सर्विस ले ली लेकिन अभी तक खर्चा पे नहीं करा, उसको मैं डालूंगा आउटस्टैंडिंग। मान लीजिए मैंने अपने एम्प्लॉय से काम करवा लिया पर अभी तक उसको सैलरी नहीं दी, तो वो भी डालूंगा मैं आउटस्टैंडिंग। अगर खर्चा पे कर दिया है तो कैश माइनस होगा, कैपिटल माइनस होगा। लेकिन अगर खर्चा पे करना बाकी है तो उस केस में कैपिटल माइनस होगी और लायबिलिटी प्लस होगा। लायबिलिटी क्यों प्लस हो रही है? क्योंकि कर्जा बढ़ गया। और कैपिटल क्यों माइनस हो रही है? क्योंकि आज नहीं तो कल वो खर्चा कैपिटल से चला ही जाएगा। बताएं क्या दोनों केस समझ में आए कि नहीं? फटाफट से बताएं। नहीं, अभी इनके ऊपर एक एग्जांपल बेटा करेंगे, पहले इतनी चीज देखें क्या इतनी चीज क्लियर है या नहीं। हाँ, ताकि कंसीडरेशन हम लोग आगे लेके चल सके। हाँ, ये नोट करना है। हाँ बेटा बिल्कुल नोट करना है, नोट क्यों नहीं करना? नोट तो करना ही है ना। ये नोट क्यों नहीं करोगे बेटा? नोट तो करना है। आओ जी, आओ जी। एक लास्ट केस और भी है, लास्ट केस एक और है, उसको भी समझे। कभी कभार हम अपने खर्चे एडवांस में पे कर देते हैं, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। कभी कभार हम लोग सर्विसेज लेने से पहले ही खर्चा पे कर देते हैं। अगर हमने फीस नहीं दी तो वो आपके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा। पार्थ मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो वो फीस एक एसेट है क्योंकि फ्यूचर में पैसा आना बाकी है। आपके लिए वो खर्चा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा क्योंकि आपको देना बाकी है। बेटा अगर आपने मुझे फीस नहीं दी तो लायबिलिटी तो आपकी होगी ना, क्योंकि फ्यूचर में पैसा तो आपका जाएगा, है कि नहीं? तो मैं अपने खर्चों की बात कर रहा हूं। जो मैंने आपसे कहा ना कि अगर मान लो आप बच्चों ने मेरे से पढ़ लिया है, आपने अब तक फीस नहीं दी, तो वो खर्चा आपके लिए आउटस्टैंडिंग है बेटे, इसलिए लायबिलिटी बढ़ जाएगी, कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि हम खर्चों को एडवांस में पे कर देते हैं। मतलब अभी तक तो हमने कोई सर्विस ली ही नहीं,
और हम खर्चे एडवांस में पे कर देते हैं। जैसे एग्जांपल बताता हूं, आपके फोन का रिचार्ज, आपने नाम सुना है फोन का रिचार्ज प्रीपेड होता है, प्रीपेड। बेटा प्रीपेड क्यों होता है? क्योंकि आप पहले रिचार्ज करवाते हो और फिर उसके बाद अपनी सर्विसेज लेते हो। तो ऐसे खर्चों को प्रीपेड एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। और बताता हूं एग्जांपल, कई जगह पे आप फीस भी एडवांस में पे करते हो। जैसे मान लीजिए अभी आपको 1-2 दिन के अंदर फीस का नोटिस आएगा और आपने मुझे फीस पे करी, तो अभी तक आपने पूरा महीना मेरे से पढ़ा नहीं है, लेकिन आपने मुझे फीस दे दी। तो बेटा ऐसे खर्चों को नाम दिया जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपने वाईफाई का रिचार्ज करवाया, वाईफाई का जो रिचार्ज करवाया वो क्यों करवाया? ताकि अगले महीने आपको सर्विसेज मिल सके। तो कभी कभार हम खर्चा एडवांस में पे कर देते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? बेटा अगर मैंने खर्चा एडवांस में पे कर दिया तो पैसा तो जा ही रहा है ना, तो पैसा तो माइनस होगा, चाहे मैं खर्चा नॉर्मली पे करूं या खर्चा एडवांस में पे करूं। देखो यहां पे नॉर्मली पे किया था और यहां पे एडवांस में पे कर रहा हूं, तो पैसा तो जा ही रहा है, पैसा तो वहां भी जा रहा था, पैसा यहां भी जा रहा है, तो कैश तो यहां पे माइनस होना ही है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि जो खर्चा मैं एडवांस में पे करता हूं वो खर्चा मेरा एसेट होता है। आप कहोगे सर एसेट क्यों है? क्योंकि बेटे फ्यूचर में सर्विसेज मिलेंगी, और मान लो फ्यूचर में सर्विसेज नहीं मिली तो पैसा वापस मिल जाएगा। मुझे बताओ, आपने अपना वाईफाई का रिचार्ज करवाया, आपको सर्विसेज पसंद नहीं आई, तो फ्यूचर में जो आपने रिचार्ज का पैसा दिया था वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। सेकंड एग्जांपल, आपने मुझे ट्यूशन की फीस एडवांस दी, आपने मेरे से ट्यूशन अब पढ़नी है, तो आपको फ्यूचर में सर्विसेज मिलना बाकी है। मैं कहता हूं अगर आप सर्विसेज से खुश नहीं भी हो तो आपको आपकी फीस वापस मिल जाएगी। कहने का मतलब यह है कुछ ना कुछ फ्यूचर में आना बाकी है, या तो सर्विसेज आ जाएंगी या सर्विसेज नहीं भी आई तो पैसा आ जाएगा। इसका मतलब ये एक प्रकार का एसेट होता है। तो मैं एसेट में कॉलम बनाऊंगा प्रीपेड एक्सपेंसेस का और उनको जाके प्लस कर दूंगा, क्योंकि सर्विसेज अभी तक आई नहीं है, आना बाकी है। सब बच्चे बताएं क्या बात समझ में आई कि नहीं, फटाफट से बताएं। 3 मुख्य केस हैं एक्सपेंसेस के। पहला केस नॉर्मली पे कर दो, नॉर्मली पे कर दिया तो कैश माइनस हो जाएगा, कैपिटल माइनस हो जाएगा। पे करना बाकी है, पे करना बाकी है मतलब पे नहीं किया, और बेटा अगर पे नहीं किया तो कैश तो आ नहीं सकता, क्या आएगा? लायबिलिटी बढ़ जाएगी, कैपिटल माइनस हो जाएगी। मान लो समय से पहले पे कर दिया, आपने सर्विस ही नहीं ली अभी तक और जाके पहले ही पे करके आ गए, तो पैसा चला गया, कैश माइनस, और सर्विसेज मिलना बाकी है। मान लो सर्विसेज नहीं भी मिली तो फ्यूचर में पैसा मिल जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो मिलना बाकी है। इसलिए आखिरी वाले केस में इसको नाम दिया जाता है एसेट्स, इसको नाम दिया जाता है एसेट्स। हाँ भाई पार्थ बता बेटा, क्लियर हुआ या नहीं? मुकुल, चीनू क्लियर हुआ नहीं? याशी, आशी, आशी क्लियर हुआ या नहीं? चले, मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखूंगा, आप मुझे बताएंगे कि क्या ये कैटेगरी नंबर 1 है, कैटेगरी नंबर 2 है या कैटेगरी नंबर 3 है। आप मुझे खुद बताएंगे, मैं आपके सामने लिखूंगा, आप मुझे बताएंगे ये फर्स्ट में आना चाहिए, सेकंड में आना चाहिए, थर्ड में आना चाहिए। तो जरा मुझे बताओ, मैंने यहां पे लिखा, मैंने यहां पे लिखा, ध्यान सुनेंगे जरा बात को। ये महीना कौन सा चल रहा है? जून। सब बच्चे मुझे बताएंगे ये महीना चल रहा है जून। मुझे बताएं बेटे, आपने जून के फर्स्ट डे पे, फर्स्ट डे फीस पे कर दी, जून के फर्स्ट डे आपने फीस पे कर दी। बताएं ये कैटेगरी नंबर 1 कौन सी थी? एक्सपेंसेस पेड। कैटेगरी नंबर 2 थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब देना बाकी है, और कैटेगरी नंबर 3 थी प्रीपेड एक्सपेंस। तो बताओ आप इसको कौन सी कैटेगरी में डालोगे? आपने जून की फीस जून के फर्स्ट डे पे कर दी, तो ये आपके मुताबिक कौन से केस में आना चाहिए? सब बच्चे बताएं। चीनू कह रहा है सर प्रीपेड, पार्थ कह रहा है प्रीपेड, मुकुल कह रहा है प्रीपेड, रजनी कह रही है प्रीपेड, बाकी बच्चे, सोनिया कह रही है प्रीपेड, बाकी बच्चे। बस सीधी सी बात है, जून का महीना तो अभी तक खत्म भी नहीं हुआ और आपने जून के महीने की फीस दे दी, तो आपके हिसाब से ये प्रीपेड खर्चा हो गया। और मैंने आपको समझाया बेटे प्रीपेड खर्चा एसेट होता है। तो ट्रीटमेंट क्या होगा? सोचो क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? सर पैसा जा रहा है तो कैश माइनस, और क्योंकि ये एसेट है तो एसेट में प्रीपेड एक्सपेंस कॉलम खोलेंगे, वो कर देंगे प्लस। मुझे बताएं क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, फटाफट से बताएं, क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा अब मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, मैंने फिर से आपसे कहा जून का महीना है, मैंने आपसे कहा बेटे आप जून का महीना पूरा पढ़ लिए, आपने पूरा महीना पढ़ लिया, लेकिन अभी तक फीस पे नहीं करी, फीस नॉट पेड येट।
आज तक अभी आपने फीस पे नहीं करी, तो मुझे बताइए अब ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा? सब बच्चे बताएं बेटा। अगर आपने जून का पूरा महीना पढ़ लिया लेकिन अभी तक आपने इस महीने की फीस पे नहीं करी, तो ये आप कौन सी कैटेगरी में डालोगे? क्या आप इसको एडवांस कैटेगरी में डालोगे, क्या आप आउटस्टैंडिंग में डालोगे, या क्या आप जनरल में डालोगे? बच्चे कह रहे हैं सर इसको आप आउटस्टैंडिंग में डालो, तो ये आउटस्टैंडिंग कैटेगरी बन गई। अब बताओ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? सब बच्चे सोचो, जब पे ही नहीं करा तो कैश में तो आएगा नहीं, सीधी सी बात है। जब पे ही नहीं करा तो कैश में कैसे आ सकता है? अच्छा सर पे नहीं करा तो लायबिलिटी बढ़ गई क्योंकि देना बाकी है, लायबिलिटी बढ़ चुकी। सर एक प्रकार का नुकसान भी हो रहा है, कैपिटल कम कर देंगे। नुकसान क्यों हो रहा है? चीनू कह रहा है एसेट प्लस। चीनू एसेट प्लस नहीं होगा, लायबिलिटी प्लस होगी और कैपिटल माइनस होगी। कैपिटल माइनस क्यों? क्योंकि एक प्रकार का नुकसान है, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। सोच के देखो, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। आप सर्विसेज ले चुके हो, अगर आप नहीं दोगे तो सामने वाला आदमी आप पे केस कर सकता है, आपको कोर्ट में बुला लेगा। सर पर हमें सर्विस मिल गई। सर्विस मिल गई बेटा, यहां पे देखना मैंने क्या बोला, जून की पूरी ट्यूशन तूने ले ली तो सर्विस तो तेरे को मिल ही चुकी है, तूने अभी तक पैसा पे नहीं करा। चिन्हू बात को समझ, एसेट तब बढ़ता है जब सर्विस मिलना बाकी है। जैसे ये वाला केस था, तूने फीस पहले पे कर दी थी पर तेरे को अभी तक सर्विस नहीं मिली थी, सर्विस मिलना बाकी है तो एसेट प्लस होता है। सर्विस मिल चुकी है तो किस बात का एसेट प्लस होगा? बता, कोई एसेट नहीं प्लस होना चाहिए। भाई तू अपने रेस्टोरेंट में गया, तू खाना खा के आ गया, अब तेरे को क्या दोबारा थोड़ा ना खाना मिलेगा? दोबारा खाना तो तेरे को सिर्फ तब मिलेगा जब तू दोबारा जाएगा, दोबारा पैसे भरेगा। तो सर्विसेज मिल चुकी है, इस वजह से हम इसमें एसेट नहीं बढ़ा सकते। हम लायबिलिटी बढ़ाएंगे, पे करना बाकी है, और कैपिटल माइनस करेंगे क्योंकि एक प्रकार का नुकसान है। सर नुकसान क्यों है समझ में नहीं आया? नुकसान इसलिए है क्योंकि आज नहीं तो कल आपको ये पे करना पड़ेगा, और अगर आप इसको पे नहीं करते तो वो जो ट्यूशन जिससे आपने ली थी वो आपके ऊपर केस कर सकता है। वो आपको कोर्ट में बुला लेगा कि भैया मेरे से पढ़ के चला गया, मुझे पैसे नहीं दे रहा, बताओ। बात समझ में आई या नहीं आई? फटाफट सारे बच्चे बताएं, क्या दोनों केस समझ में आए? महीना शुरू होने से पहले खर्चा दे दिया तो प्रीपेड है, महीना खत्म हो गया अभी तक खर्चा पे नहीं करा तो आउटस्टैंडिंग है। और इन दोनों को छोड़ के कभी कभार ऐसे लिखा आ जाएगा, कहेगा सैलरी पे करी, कभी कभार कहेगा रेंट पे करा। तो जो ना आउटस्टैंडिंग है, जो ना प्रीपेड है, वो जनरल है। और जनरल का मतलब क्या है कि जनाब पे करा तो पैसा चला गया, और साथ में गल्ले से पे करा तो कैपिटल भी कम हो गई। बताएं क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं? तीन केसेस हैं, या तो प्रीपेड हो सकता है या आउटस्टैंडिंग हो सकता है, और अगर दोनों नहीं हो सकते तो कौन सा होगा? जनरल होगा। बताएं, समझ में आया? फटाफट से। मुकुल क्लियर, बढ़िया। वैभवी क्लियर। चलो तो क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो मेरे साथ साथ? करके दिखाओगे क्वेश्चन? हाँ जी, पाथ रेडी हो बेटा? आ जाओ, देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले करता है। तो मैं क्वेश्चन नंबर आपको करवा रहा हूं बुक का, क्वेश्चन नंबर 3। आ जाओ जी, या 3 छोड़ो, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन करते हैं अपन, आ जाओ। 7वां क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। मुझे बताना जरा स्क्रीन पे 7वां क्वेश्चन विजिबल है? हाँ 7th क्वेश्चन विजिबल है। जिनको विजिबल नहीं है बेटा बुक निकाल लेना। 7th क्वेश्चन चेक करो विजिबल है? आओ जी, मैं चाहता हूं आप सारे बच्चे मुझे बताएंगे, आप सारे बच्चे बताएंगे। आओ सबसे पहले फॉर्मेट बना लो जरा अपना, सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ। क्वेश्चन नंबर 7 लिखें टॉप में, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। आओ जी, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बताओ बेटे, रेडी हो तो शुरू करें। जैसे ही रेडी हो मुझे बताना, हम शुरू कर देंगे। जैसे ही आप रेडी हो मुझे बताएंगे। अरे आज स्टेबल नहीं है यार, उसको बोल दे कि स्टेबल होना चाहिए तब अंकित सर वो कराएंगे, नहीं तो मना करा दो। आज स्टेबल नहीं है। बताओ जी, क्लियर है? शुरू कर सकते हैं? पहली ट्रांजेक्शन पढ़ लो भाई। बिजनेस चालू करा 50,000 रुपए के साथ। ये तो ट्रांजेक्शन अब आपको याद हो जानी चाहिए। अगर मैं 50,000 रुपए के साथ बिजनेस चालू कर रहा हूं तो क्या बनना चाहिए? कैश में ऐड हो जाएगा 50,000 और कैपिटल में ऐड हो जाएगा 50,000। मेरे ख्याल से पहली ट्रांजेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है?
सेकंड ट्रांजेक्शन, आओ बच्चे जरा मुझे बताओ। सेकंड में कह रहा है सैलरी पे कर दी 2,000 रुपए। क्या लगता है कि क्या ये प्रीपेड है, क्या लगता है कि क्या ये एडवांस है या जनरल है? बताओ क्या लगता है आपको। कह रहा है सैलरी पे कर दी, सैलरी पे कर दी, हमें नहीं बता रहा कुछ भी यहां पे, बस कह रहा है सैलरी पे। हमें नहीं बता रहा अगले महीने की पे करी है या बकाई थी, कुछ नहीं बताया उसने, कह रहा है बस पे कर दी भाई, हमें नहीं पता। तो जब कुछ नहीं बताया जाता बेटा वो केस बन जाता है जनरल। बात समझ में आ रही है? जब कुछ नहीं बताया जाता वो केस क्या बन जाता है? जनरल। मान लो ये कहता कि मैंने अगले महीने की सैलरी पे कर दी, तो बेटा अगले महीने की तो अभी तक मैंने कुछ काम ही नहीं करवाया, मैं उसकी सैलरी पे करता तो एडवांस होता। मैं कहता कि सैलरी मेरे को पे करनी बाकी है तो आउटस्टैंडिंग होता, लेकिन यहां तो कुछ नहीं लिखा, यहां खाली कह रहा है सैलरी पे कर दी, तो ये जनरल केस है। और जनरल केस में मुझे सारे बच्चे बताओ क्या सिखाया था? जनरल केस में सिखाया था कि कैश चले जाएगा, 20,000 रुपए कैश चला गया, और कैपिटल भी 20,000 रुपए क्या हो जाएगी? कम। 20 ही था ना, कितना था? 2,000 है, 2,000, इसको सही कर लो, 2,000 रुपए, 2,000, ये सही कर लो, ये बेटा 2,000 रुपए। बताओ आशी क्लियर हुआ? आशी प्रीपेड नहीं है बेटा ये, अगर प्रीपेड होता ना तो वो बताता तेरे को, वो बोलता कि हमने ये खर्चा एडवांस में पे करा है, तब प्रीपेड मानते। लेकिन जब उसने कुछ बोला ही नहीं, मैं प्रीपेड कैसे मान लूं? मैं तो ये मान के चल रहा हूं जनरल केस है, नॉर्मल खर्चा कोई पे कर दिया और खर्चा पे करने से पैसा चला गया, कैपिटल भी क्या हो गई? चली गई। बताएं आशी क्लियर है? मुकुल वैभवी क्लियर है बेटा? हाँ भाई पार्थ क्लियर है? और देखो थर्ड ट्रांजेक्शन, लेकिन उससे पहले नई इक्वेशन, पहले नई इक्वेशन। 50 में 2 चले गए बन गए 48, 50 में 2 चले गए बन गए 48। थर्ड ट्रांजेक्शन पे आ जाओ और सारे बच्चे जरा मुझे बताएं। लिखा है वेजेस आउटस्टैंडिंग। बेटा आउटस्टैंडिंग का मतलब देना बाकी है, खुद ही कह रहा है देना बाकी है मतलब। अच्छा वेजेस जिन बच्चों को नहीं पता, वेजेस का मतलब होता है बेटा दिहाड़ी। कभी वर्ड सुना है दिहाड़ी? कभी वर्ड सुना है दिहाड़ी? दिहाड़ी वर्ड सुना है? दिहाड़ी का मतलब होता है जो मजदूरों से आप काम करवाते हो उनको पर डे की सैलरी देते हो, तो बेटा वो जो पर डे की सैलरी होती है वो क्या होती है? वो वेजेस होती है। ठीक है, डेली वेज। हाँ बिल्कुल सही, चीनू कह रहा है डेली वेज। तो मुझे बताओ हमने मजदूरों से काम करा लिया लेकिन देना बाकी है, उनका खर्चा अभी तक दिया नहीं है, देना बाकी है, तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया। और मुझे बताओ अगर ये आउटस्टैंडिंग हो गया, यहां पे लिख दूं क्या? वेजेस आउटस्टैंडिंग हो गया। कितना रुपए वेजेस आउटस्टैंडिंग बताया था उसने? 100 रुपए, 200 रुपए? 200 रुपए। तो मुझे बताओ देना बाकी है, तो सबसे पहले लायबिलिटी बढ़ गई 100 रुपए से, और आज नहीं तो कल देना पड़ेगा 100 रुपए। बात समझ में आ रही है? तो कैपिटल क्या कर देंगे? माइनस। बताएं बेटा सेकंड वाला केस समझ में आया कि नहीं? चीनू क्लियर हुआ? तू कह रहा था एसेट बढ़ाने, एसेट नहीं बढ़ाने बेटा, क्योंकि देना बाकी है मतलब सर्विसेज हम ले चुके हैं, तो एसेट एसेट नहीं पड़ेगा बिल्कुल यहां पे। क्लियर है? उत्कर्ष बेटे क्लियर है? और बताएं सर वेजेस मतलब एक बार फिर से बताना। वेजेस मतलब बेटा दिहाड़ी। दिवाली के टाइम पे हम मजदूरों को घर पे बुला के उनसे व्हाइट वॉश करवाते हैं, तो उनको देखा है पर डे का पैसा देते हैं, तो बेटा वो दिहाड़ी कहलाता है। चलो नई इक्वेशन पे आओ, लिखो न्यू इक्वेशन। क्या बनेगा? 48, ये बन गया 48 में से 100 गए तो शायद 47 900, और 100 तो यहां है। आओ फोर्थ ट्रांजेक्शन जरा उठाओ, चौथी ट्रांजेक्शन बताओ जरा। चौथी ट्रांजेक्शन कहां गया? कहां गया भाई? पढ़ो। कह रहा है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। बताओ, कह रहा है ब्याज यानी इंटरेस्ट हमने ले, मतलब लोन तो ले लिया हमने, पर अभी तक हमने उसका इंटरेस्ट पे नहीं करा, तो ये भी तो आउटस्टैंडिंग हो गया, क्योंकि पे नहीं किया मतलब पे करना बाकी है कि नहीं? भाई पे नहीं किया इसका मतलब क्या है? कि पे करना बाकी है, तो 100 रुपए फिर से आउटस्टैंडिंग आ गए। बताओ अगर 100 रुपए फिर से आउटस्टैंडिंग आ गए, लिख दूं यहां पे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, जरा मुझे बताएं फिर से आउटस्टैंडिंग आ गए, तो 100 रुपए फिर से यहां पे माइनस। 100 थे 200 थे? अरे यार कितना था ये? अच्छा वेजेस आउटस्टैंडिंग बच्चे कह रहे हैं 200 था, इसको सही कर लो बेटा, ये 200 था, ये 200 था, तो ये 47 800 हो गया, ये 200 हो गया, और ये 100 है, तो ये भी 100 लाइबिलिटी बढ़ गई और 100 कैपिटल कम हो गई। यहां पे आ जाएगा न्यू इक्वेशन। ठीक है? हाँ बेटा इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड का मतलब हमने इंटरेस्ट की सर्विसेज तो ले ली है, लेकिन अभी तक हमने इंटरेस्ट पे नहीं करा, वो ड्यू हो गया है। कहने का मतलब है आपकी फीस ड्यू हो गई पर अभी तक पे नहीं करी, आपका इंटरेस्ट ड्यू हो गया लेकिन अभी तक आपने पे नहीं करा, तो आउटस्टैंडिंग वाली बात चल रही है। 48,000 है,
ये बन गया 47, कितना बनेगा 700, और ये बन गया 300। बताएं बेटा कोई दिक्कत? चारों एंट्री में कोई दिक्कत? खत्म हो गया या और भी बचा है? एक एंट्री और बची है, बच्चे कह रहे हैं। आओ बताओ, आशी पढ़ क्या लिखा है? रेंट पेड, क्या लिखा है आगे? इन एडवांस। खुद ही कह रहा है एडवांस में पे कर दिया, तो मुझे बताओ जो खर्चा मैंने एडवांस में पे कर दिया वो खर्चा कौन सा खर्चा बन गया? वो बन गया प्रीपेड एक्सपेंसेस। कौन सा बन गया? प्रीपेड एक्सपेंस। तो जरा बताओ, पे तो कर दिया, लिखे पांचवा यहां पे, प्रीपेड रेंट 150 रुपए का है, पे तो कर दिया, पे कर दिया तो कैश चला गया। अब मुझे बताओ चीनू जरा सोच, फ्यूचर का रेंट पे कर दिया मतलब एडवांस में रेंट पे कर दिया, तो अब फ्यूचर में सर्विस मिलना बाकी है। क्या सर्विस मिलेगी? वो आदमी आपको अपने घर यूज करने देगा, वो आदमी आपको अपनी दुकान यूज करने देगा, और अगर कुछ भी यूज करने नहीं देता तो आपका पैसा आपको वापस कर देगा। इसका मतलब एक एसेट खुल जाना चाहिए, और एसेट का नाम क्या देना चाहिए? प्रीपेड एक्सपेंसेस। बताओ कितने के प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाने चाहिए यहां पे? बताएं, शाबाश। 150 रुपए यहां पे हो जाने चाहिए प्लस। तो अल्टीमेटली सारी ट्रांजेक्शन हो जाएंगी, नीचे आएगा फाइनल इक्वेशन। बताओ भाई क्लियर हुआ या नहीं? फटाफट बताएं। सर 150 रुपए प्रीपेड एक्सपेंस में क्यों आए? बेटा आपने रेंट एडवांस में पे करा, तो जाहिर सी बात है आपको फ्यूचर में रेंट की सर्विस मिलेगी, और सर्विस ना मिले तो पैसा मिलेगा, तो एसेट हो गया। ये बताना यार कितना आता है, निकाला नहीं मैंने। 48 माइनस 150 कितना हो गया? 47,850 शायद सही आएगा, पता नहीं। ये 150 आ रहा है, ये 47,700 आ रहा है, ये 300 आ रहा है। टोटल कर देना कितना बन रहा है? ये बन गया 48,000 और ये बन गया 48,000। मैच कर रहा है, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। टोटलिंग गलत आ रही है? गलत आ रही है क्या? 47,850 ये नहीं आ रहा क्या? अरे मुकुल सही तो आ रहा है, 47,850 तो आ रहा है बेटे, क्या दिक्कत है? यहाँ पे चेक कर, प्रीपेड रेंट भी दे रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 300 दे रहा है, कैपिटल ही दे रहा है, सही तो है, क्या दिक्कत है? सही है बेटा। बताओ हजम हुआ? हजम हुआ। तो कुल मिला के अगर मैं आपको समराइज कर दूं, समराइज करने पे आपको यह पता चलेगा, समरी आपकी ये है कि हमारे एक्सपेंसेस तीन मुख्य कैटेगरी में बटे हुए हैं। हमारे एक्सपेंसेस तीन मुख्य कैटेगरी में बटे हैं। कौन कौन सी मुख्य कैटेगरी? एक है प्रीपेड एक्सपेंस, जिसका मतलब है मैंने अपना खर्चा एडवांस में पे कर दिया, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। अगर मैं एडवांस में खर्चा पे कर देता हूं तो पैसा तो जा रहा है, पैसा चला गया, लेकिन एक एसेट खुल जाता है जिसका नाम है प्रीपेड एक्सपेंस। सर एसेट क्यों खुलता है? क्योंकि बेटा फ्यूचर में कुछ मिलना बाकी है, या तो सर्विस मिलना बाकी है या पैसा मिलना बाकी है। ओके, अब मुझे बताओ सर, एक आपने बताया आउटस्टैंडिंग भी होता है। बेटा आउटस्टैंडिंग का ना एक सिनोनिम है, लिख लो, कल को आपको दे दिया जाए तो आप घबराना नहीं। कभी कभार ऐसे बोल देता है, कहता है सैलरी अक्रूड, ACCRUED। तो बेटा अक्रूड का मतलब भी आउटस्टैंडिंग होता है, लिख लो इस बात को। अक्रूड का मतलब भी आउटस्टैंडिंग है, घबराना नहीं है। अक्रूड एंड आउटस्टैंडिंग मतलब एक ही बात है कि देना बाकी है, देना बाकी है। और अगर देना बाकी है तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, कोई कर्जा बढ़ गया, और कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि आज नहीं तो कल जाना तो कैपिटल से ही है, और अगर नहीं गया तो नुकसान हो जाएगा, इंप्लॉय कहीं केस ना कर दे आपके ऊपर। और इसके अलावा एक अदर केस है, अदर केस को मैंने नाम दे दिया जनरल केस। मैंने कहा जब आपको पता ही नहीं है कि एडवांस है या आउटस्टैंडिंग, आप मान लो जनरल, जैसे मैंने कहा सैलरी पेड, कुछ नहीं पता तो कैश चला गया और कैपिटल भी चले गए। बताएं बेटा क्या तीनों पार्ट आप समझ गए हो? तीनों पार्ट के क्वेश्चन आप कर पाओगे या नहीं? फटाफट से बताएं। अब आपके तीनों पार्ट के क्वेश्चन हो जाएंगे। बढ़िया, यस सर, तीनों पार्ट के क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लास को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं। देखें, हाँ ये बेटा आपके पास पीडीएफ आएगी, इसको नोट जरूर कर लेना, ठीक है? स्क्रीन पे देखें, एक छोटी सी बात मुझे आपको और बतानी है। देखें, कई बच्चों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर हम एसेट्स के लिए भी पैसा देते हैं और एक्सपेंसेस के लिए भी पैसा देते हैं, तो फिर एसेट्स में और एक्सपेंसेस में फर्क क्या है? ध्यान से मेरी बात को सुनना, मुझे 5 मिनट आपके फुल कंसंट्रेशन चाहिए बेटा, और ये कंसंट्रेशन अगर आपने लगा दिए तो आने वाले टाइम में आपको कभी इसके ऊपर दिक्कत नहीं आएगी। बच्चे कहते हैं
सर मैंने गाड़ी परचेज करी, तो आपने कहा कि गाड़ी एसेट है। सर मैंने सैलरी पे करी, तो आपने कहा सैलरी खर्चा है। सर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों, कि अगर मैं गाड़ी के लिए पैसे देता हूं आप उसे एसेट बोलते हो, और अगर मैं इंप्लॉय को तनख्वाह दे रहा हूं, सैलरी दे रहा हूं, तो आप उसको खर्चा देते हो। बताओ क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आ रहा, आपके मन में ये डाउट नहीं आ रहा? सोच समझ के जरा मुझे जवाब दो। सारे बच्चे, जितने बच्चे अभी मेरे पास जुड़े हुए हैं, 22 बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ अभी, सारे के सारे बच्चे मुझे जवाब दें कि क्या आपके मन में सवाल नहीं आ रहा कि जब मैं पैसा दे रहा हूं तो मैं कुछ चीजों को एसेट मानता हूं, और जब मैं पैसा दे रहा हूं तो मैं कुछ चीजों को खर्चा भी मान रहा हूं। तो भैया ये फर्क क्यों आ रहा है? फर्क इसलिए आ रहा है, एसेट आपको बेटा लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिट देता है। ध्यान सुने, एसेट आपको लंबे समय के लिए बेनिफिट देता है। अगर मैंने बिल्डिंग परचेज करी, मैंने गाड़ी परचेज करी, मैंने फर्नीचर परचेज करा, मैं इनको आज बेच नहीं दूंगा, मैं इनको घर में लेकर ही क्यों आ रहा हूं? इनको लंबे समय के यूज करने के लिए। तो एसेट का एक फीचर है कि एसेट आपको लंबे समय तक बेनिफिट देगा। अगर मैंने आज बिल्डिंग ले ली तो आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल में उस बिल्डिंग को यूज करूंगा, तो वो मेरे लिए एक प्रकार का एसेट है, क्योंकि लंबा बेनिफिट दे रहा है। फर्नीचर भी ऐसे लंबा बेनिफिट देगा। इसके अलावा आप मान लीजिए कि मैंने गाड़ी ली, गाड़ी भी लंबे समय तक बेनिफिट देगी। पर मैं आपसे कहता हूं, मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, तो क्या गाड़ी में पेट्रोल डलवाना मुझे लंबे समय के लिए बेनिफिट देगा या छोटे समय के लिए बेनिफिट देगा? सोच समझ के जवाब दो। गाड़ी में पेट्रोल डलवाया तो मुझे जो ये बेनिफिट मिलेगा सिर्फ कुछ देर के लिए मिलेगा, और जैसे ही कुछ देर खत्म हो जाती है मुझे ये खर्चा दोबारा करना पड़ जाएगा। इसका मतलब जो चीज मुझे छोटे छोटे समय के लिए बेनिफिट देती है उन चीजों को मैं खर्चों का नाम देता हूं, क्योंकि वो मुझे बार बार करने पड़ेंगे। आपने मुझे इस महीने की फीस दी, आपको बेनिफिट छोटे समय का मिलेगा, सिर्फ इस महीने का। अब आपको अगले महीने फिर से बेनिफिट चाहिए तो फिर से पे करना पड़ेगा, उसके अगले महीने फिर से बेनिफिट चाहिए, फिर से पे करना पड़ेगा। क्या आप समझ पा रहे हो कि एवरी टाइम मैं खर्चों की पेमेंट करता हूं? क्यों करता हूं? क्योंकि खर्चों से मिलने वाला बेनिफिट छोटा होता है। अगर छोटा बेनिफिट मिल रहा है तो मुझे वो बार बार पे करना पड़ेगा। क्या आप सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? मुझे बताएं, फटाफट से बताएं। 5 मिनट, 5 मिनट, फटाफट से बताएं। बात क्लियर हुई? तो मुझे बताओ, सब बच्चे जरा सोच समझ के जवाब दें। हाँ, आशी कह रही है सर बात समझ में आई, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं भी आई, तो जरा दोबारा सुने, दोबारा सुने। मैंने आपसे कहा कि आपने घर में एसी लगवाया है, क्या आप इस एसी को खर्चा बोलोगे या एसेट बोलोगे? पहले मुझे इतना बताओ। आपने घर में एसी लगवाया, गर्मी बहुत है, आपने आज घर में एसी लगवा लिया, 50,000 का एसी लिया और घर में जाके लगवा दिया। क्या आप इस एसी को एसेट बोलोगे या एक्सपेंस बोलोगे? सब बच्चे बताएं। चीनू कह रहा है एसेट, बाकी बच्चे? आशी कह रही है एसेट, और बाकी बच्चे? मुकुल कह रहा है एसेट, रजनी एसेट, सोनिया एसेट, वैभवी एसेट, और बाकी बच्चे? मैंने घर में एसी लगवाया, 50,000 का एसी लगवाया, और उस एसी को मैं एसेट बोलूंगा या एक्सपेंस? पार्थ तेरा जवाब नहीं आया मेरे पे, मुझे जवाब चाहिए बेटा। पार्थ भी कह रहा है एसेट। उत्कर्ष जवाब नहीं आया बेटा आपका, मुझे जवाब दो। जो आपके मन में हो रहा है वो दे। अगर मैंने आपको एडवांस पे फीस दे दी तो वो क्या होगा? उत्कर्ष सही बता रहा हूं। तो बच्चे कह रहे हैं ये जो एसी है ये एसेट है। ये एसी एसेट क्यों है? रीजन समझे। क्योंकि बेटा ये एसी मुझे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई सालों तक अपना बेनिफिट देगा। अब मैं आपके पास एग्जांपल चेंज कर रहा हूं, फिर से सोच के मुझे बताओ। मैं हर सीजन एसी की सर्विस करवाता हूं, एसी की रिपेयर मेंटेनेंस करवाता हूं। बताओ ये एसेट होगा या खर्चा होगा? पता है, मैं हर महीने एसी की सर्विस कराता हूं, मेरा एसी बहुत यूज होता है, मुझे उसकी सर्विस करानी पड़ती है, तो जो मैं ये सर्विस करवा रहा हूं ये मेरा खर्चा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस सर्विस से मिलने वाला बेनिफिट सिर्फ कुछ देर तक मिलेगा, और जैसी वो देर खत्म हो जाएगी मुझे दोबारा कराना पड़ेगा। तो फंडा ये है, जो चीज लंबे समय तक बेनिफिट दे वो एसेट है, जो चीज लंबे समय तक बेनिफिट ना दे, छोटे समय के लिए बेनिफिट दे, वो क्या है? खर्चा है। दूसरा एग्जांपल, दोबारा सुनेंगे। दूसरा एग्जांपल, आपने एक बिल्डिंग परचेज करी, एक फ्लैट परचेज करा, क्या आप इसे एसेट बोलेंगे या खर्चा बोलेंगे? सारे बच्चे दोबारा शुरू हो जाओ। बिल्डिंग परचेज करी, फ्लैट परचेज करा, क्या आप इसको एसेट बोलोगे, खर्चा बोलोगे? बच्चे कह रहे हैं सर जी एसेट है, आशी कह रही है एसेट, हाँ मुकुल कह रहा है एसेट, पार्थ भी कह रहा है एसेट। क्यों? क्योंकि जो आपको चेतन, चीनू भी कह रहा है एसेट। क्यों? क्योंकि आपको जो बेनिफिट मिलेगा लंबे समय के लिए मिलेगा। अब मेरी बात को दोबारा सुनो, मैं हर साल अपनी बिल्डिंग के ऊपर व्हाइट वॉश करवाता हूं, मैं हर साल अपनी बिल्डिंग का हाउस टैक्स पे करता हूं। बताओ ये एसेट होगा या खर्चा होगा? बताएं मुझे सोच।
क्या ये एसेट होगा या खर्चा होगा? ये खर्चा होगा, क्योंकि मुझे पता है इससे मिलने वाला जो बेनिफिट है वो क्या है, वो कुछ समय के लिए मिलेगा और मुझे ये बार बार करना पड़ेगा। एसेट पे खर्चा बार बार नहीं करते, लेकिन एक्सपेंसेस पे खर्चा बार बार करते हैं। बात समझ में आ रही है? तीसरा एग्जांपल दोबारा सुनिए, तीसरा एग्जांपल, आप सभी बच्चे हर महीने मुझे फीस पे करते हो। आप सभी बच्चे हर महीने मुझे फीस पे करते हो। क्या आप जो मुझे ये हर महीने फीस पे कर रहे हो, ये आपका एसेट है या एक्सपेंस है? सोचो और जवाब दो। क्या आप इसे एसेट बोलेंगे, एक्सपेंस बोलेंगे? चीनू कह रहा है सर एक्सपेंस है, पार्थ कह रहा है एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि इससे मिलने वाला बेनिफिट एक ही महीने तक मिलेगा। एक महीने के बाद अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो फिर से पे करो। अगला एग्जांपल, आप हर महीने रेंट पे करते हो। आप एक रेंट के मकान में रहते हो, आप हर महीने रेंट पे करते हो। मुझे बताएं, आप जो हर महीने रेंट पे कर रहे हैं, क्या वो एक्सपेंस होगा या एसेट होगा? बताएं। ये भी एक्सपेंस है, क्योंकि मेरे को जो बेनिफिट मिल रहा है छोटे समय के लिए मिल रहा है। बेटा ये बात कहीं पेपर में आनी नहीं है, ये मैं आपके दिमाग में इसलिए डाल रहा हूं कि आज के बाद आपके सामने कोई चीज लिखी होगी तो आप उसको पढ़ के ये एनालाइज करो कि यार ये खर्चा होना चाहिए या ये एसेट होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। अब उत्कर्ष ने एक डाउट पूछा है। उत्कर्ष कह रहा है सर अगर मैंने आपको फीस एडवांस दे दी तो ये एसेट क्यों हुआ? बेनिफिट तो तब भी शॉर्ट टर्म मिलना है। तो उत्कर्ष बात को समझो, आपने जो मुझे फीस एडवांस दी है उसमें एक पॉसिबिलिटी है कि अगर मैंने आपको सर्विसेज नहीं दी, मैंने आपको नहीं पढ़ाया, तो आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। और एसेट की थर्ड कंसीडरेशन याद है कि कोई भी ऐसी चीज जो मुझे फ्यूचर में पैसा लाने के लिए बता दे, उस चीज को मैं क्या मानता हूं? एसेट मानता हूं। उत्कर्ष मुझे बताओ बात क्लियर हुई या नहीं? आपने मुझे फीस एडवांस दी, आपका डाउट था कि सर जो आप मेरे से फीस एडवांस ले रहे हो, आपने उसको एसेट लिखवाया, पर बेनिफिट तो उसका भी शॉर्ट टर्म है। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, बेनिफिट शॉर्ट टर्म है, लेकिन यहां पे एक पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? कि अगर मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे को कुछ हो गया, मैं आपको सर्विसेज नहीं दे पाया, तो जितना पैसा मैंने आपसे लिया था वो पैसा मैं आपको क्या कर दूंगा? वापस। तो आपके पास भी एक पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में मिलना बाकी है। क्या मिलना बाकी है? या तो पैसा मिल जाएगा या सर्विस मिलना बाकी है। और फ्यूचर में कुछ भी मिलना बाकी हो वो आपके लिए क्या होता है? ऐसे। बताएं उत्कर्ष, क्या बात क्लियर हुई या नहीं? उत्कर्ष, वैभवी का भी सेम डाउट था। कंक्लूजन करने से पहले, कंक्लूड करने से पहले दोबारा से बताएंगे, कंक्लूड करने से पहले मैंने आपको कहीं पर भी यह नहीं बताया कि लॉन्ग टर्म कितना होता है या शॉर्ट टर्म कितना होता है। मैंने आपको सिर्फ यह बताया है बेनिफिट लंबे समय के लिए मिले तो एसेट है, बेनिफिट छोटे समय के लिए मिले तो खर्चा है। लंबे समय के लिए बेनिफिट मिलेगा तो बार बार नहीं करना पड़ेगा, छोटे समय के लिए बेनिफिट मिलेगा तो बार बार करना पड़ेगा। तीसरा, एसेट्स में जर्नली फिजिकल आइटम्स आते हैं। ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। एसेट्स में जर्नली फिजिकल आइटम्स आते हैं। एग्जांपल, मैंने बिल्डिंग परचेज करी, कंप्यूटर परचेज करा, एसी परचेज करा, गाड़ी परचेज करी। आप देख रहे हो ये जो आइटम्स है, ये आइटम्स क्या है? फिजिकल आइटम्स है। मैं इनको फील कर सकता हूं, ये फिजिकल आइटम्स है। जनरली एसेट्स में फिजिकल आइटम्स आते, लेकिन एक्सपेंसेस में कोई फिजिकल आइटम नहीं आते। मैंने रेंट दिया तो रेंट के बदले मिला क्या? रहने के लिए सुविधा मिली। मैंने ट्यूशन फी दी, उसके बदले मिला क्या? टीचिंग सर्विसेज मिली। मैंने मान लो कि अपना कोई रिपेयर मेंटेनेंस दिया, सर्विस करवाई, तो एसी ठीक हो गया। आप देख रहे हो कि अगर आप खर्चे के ऊपर पैसा देते हो तो बेनिफिट आपको जो मिलता है वो एक तरह से एक नॉन फिजिकल आइटम मिलता है। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात? लेकिन जब आप एसेट पे पैसा खर्च करते हो तो आपको एक फिजिकल आइटम मिलता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? सारे बच्चे बताएं फटाफट से, सारे बच्चे बताएं। फिजिकल आइटम मिलना एसेट की कैरेक्टरिस्टिक है, जबकि एक नॉन फिजिकल आइटम मिलना, एक छोटा सा बेनिफिट मिलना, वो आपका किस चीज का आइटम होगा? आपके एक्सपेंसेस का। राइट? आज वाली क्लास के अंदर मैंने सिर्फ एक्सपेंसेस को ही आपको पढ़ाया। अभी मैंने इनकम्स की कोई बात नहीं करी। मैं इनकम्स की बात आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डील करूंगा। मैंने इनकम्स की अभी कोई भी चीज चर्चा में नहीं ली है। जैसे ये इनकम्स हम कर लेंगे तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक पूरा हो जाएगा। हमने एसेट्स पढ़े हैं, कैपिटल पढ़ा, लायबिलिटी पढ़ा, आज एक्सपेंसेस पढ़ लिया। अगली क्लास में करेंगे इनकम्स एंड चैप्टर विल बी ओवर। आज आपके पास एक हैंडआउट नंबर 2 आ रहा है, आज आपने उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और बुक के भी 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं। मैं ये सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी नहीं, जब चैप्टर खत्म होने की कगार पे होगा तब। तो आप सभी बच्चे क्वेश्चन करते रहो और होमवर्क मेरे को भेजते रहो। अगली क्लास में बेटा होमवर्क नहीं आएगा, एंट्री ब्लॉक होगी, तो होमवर्क जरूर भेजना है आपने, ठीक है? सारे बच्चे 22 स्टूडेंट्स, एक बच्चे का होमवर्क मेरे पे आना चाहिए। उत्कर्ष बेटे बहुत बढ़िया, चीनू बेटे बहुत बढ़िया, आपने होमवर्क भेजा, इसी तरीके से आगे भी भेजते रहिए।
ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, परसों मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।